Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 14 जुलाई 2025 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 59,000 से ज़्यादा लोग वहां पर जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़कर अपने इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बोत्सवाना को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं। और आज के सेशन में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, शुरू से 2 से 3 मिनट में मैं आपको यहां पर बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आपने आज के अखबार से पढ़नी है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको माइंड को लगेगा कि हाँ मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा है। तो दोस्तों, चाहे जो बिगिनर हो चाहे वो प्रिपरेशन कर चुका हो, सभी के लिए ये एनालिसिस हेल्पफुल होने वाला है, जहां पे हम अपने न्यूज़पेपर के साथ ही साथ में नोट्स के साथ में सारा डिस्कशन करते हैं। आपको पता चलता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग एडिशन यूज कर रहे हैं ये द हिंदू का इंटरनेशनल एडिशन है। पेज नंबर 1 पर आ जाओ मेरे दोस्त। सबसे पहला आर्टिकल जो है ये काम का है जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। निपाह को लेकर यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं। केरला में रिसेंटली निपाह के केसेस आए। नाउ एक और डेथ हो चुकी है निपाह की वजह से, जिसकी वजह से केरला में एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। मामला क्या है इसको विस्तार से जानेंगे। देन इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये वाला एक्सियम 4 मिशन जो रिसेंटली हमने लॉन्च किया। शुभांशु शुक्ला जी स्पेस में गए, लगभग 41 साल बाद पहले भारतीय बने जो स्पेस में गए, इतने समय तक रुके और कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्चेस की। फाइनली ये समय हो चुका है इनका वापस आने का, तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला आर्टिकल सीधा पेज नंबर 6 पर मिलेगा। 2 आर्टिकल्स हैं, ये दोनों में अगर आप देखोगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एज ए एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे आने वाले समय पर कोई आर्टिकल चर्चाओं में है इंडियन रेलवेज को लेकर, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हैं। बात यह है, रेलवेज ने अनाउंस कर दिया है सीसीटीवी कैमराज को फिक्स किया जाएगा 74,000 बोगियों में। लगभग 15,000 ट्रेन के अंदर में ये हम लोग काम करने वाले हैं, और इतने ज़्यादा बोगियों के अंदर में हम ये कैमरा फिट करने वाले हैं, ताकि जो सिक्योरिटी है पैसेंजर की उसको और ज़्यादा इंश्योर किया जाए। मामला क्या है, एक छोटा सा बस खाली एग्जाम्पल आप एक लाइन में लिख सकते हैं अपने पास में। ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं जो बात करते हैं जारावा ट्राइब के बारे में। जारावा ट्राइब दोस्तों, उनकी संख्या बहुत कम है। अंडमान के आइलैंड्स में ये लोग आज के समय पर रहते हैं। इनको बाकी दुनिया से इतना मतलब रखना पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि भाई आइसोलेटेड रहें, हम बिल्कुल अकेले रहें। तो बेसिकली इन जारावा ट्राइब तक पहुंच पाना, क्योंकि अभी जनगणना होनी है और ये जनगणना 2027 तक समाप्त होगी, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो अब यहाँ पे जब ये अगले साल जनगणना शुरू होगी तो काउंटिंग तो हमें जारावा ट्राइब की भी करनी है। तो हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, कैसे काउंटिंग करेंगे और पहले कैसे सेंसस किया गया था, पहले कैसे काउंटिंग की गई थी, ठीक है। और फिर कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि कैसे हम अपने जारावा ट्राइब की प्रोटेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि कारण यह है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी वो है जो हमारे देश में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है ना, उन्हीं पीवीटीजी में से एक ग्रुप दोस्तों जारावा ट्राइब का भी है। जारावा ट्राइब को दुनिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब्स में भी काउंट किया जाता है। हम समझेंगे इनके बारे में, बहुत काम का इंफॉर्मेशन है। यूपीएससी ट्राइब से बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद सेम पेज पर आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा। भारत ने ज्वाइन किया है मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है तालिस्मान साबरे। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में यह अभ्यास हो रहा है 2025 का। इस बार ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट कर रहा है। हर 2 साल में एक बार अभ्यास होता है और इस बार 19 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से एक हमारा प्यारा भारत भी इसमें प्रेजेंट है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, सीधा जंप करेंगे पेज नंबर 8 पर, विच इज आवर एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में देखोगे पहला एडिटोरियल यह है जो बात करता है स्मोक एंड सल्फर के बारे में, और दूसरा एडिटोरियल भी यहाँ पे कार्बन एमिशंस यानी प्रदूषण के बारे में बात कर रहा है। दोनों एडिटोरियल को मिलाकर दोस्तों हम समझेंगे, कंपाइल करके बात करने वाले हैं क्या है मैटर। जैसे आज हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो इंस्ट्रूमेंट है इसको लगाने की जो बात की गई थी, इसमें जो विचार है गवर्नमेंट का वो सही नहीं है। ये कुछ यहाँ पर चीज़ें शेयर हो रही हैं, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं।
फिर इसका अगला पेज नंबर 9, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। आर्टिकल क्या, ये भी एडिटोरियल है, हमारे दो राइटर साहब हैं, ये बात करते हैं द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भारत में जो रोजगार है उसका किस तरीके से नेचर बदला है, और वो जो रोजगार आज के समय पर है दोस्तों वो टेक ड्रिवन इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी है। तो इस तरीके से लोगों को स्किल्स देना भी ज़रूरी है। वो स्किल्स हम अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं ताकि देश के बच्चे जैसी जॉब की रिक्वायरमेंट आज मार्केट में आ रही है वैसी जॉब को ले सकें, क्योंकि आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली यूथ में, नौजवान लोगों में, जो नहीं होनी चाहिए थी। वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। फिर पेज नंबर 10 पर छलांग मारेंगे, यह है हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज। एक छोटा सा अपडेट है कि भाई भारत ने जो रशियन ऑयल इंपोर्ट किया है पिछले 11 महीनों में वो सबसे ज़्यादा हाई हुआ है जून के महीने में, यानी पिछले महीने सबसे ज़्यादा तेल हम लोगों ने परचेज किया है रशिया से। अगर हम पिछला 1 साल का टाइम पीरियड देखें उस दौरान में कुछ नहीं है खास, समझ लेंगे जो भी मैटर है। एक आर्टिकल यह है, ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट न्यूज़पेपर पर है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट न्यूज़पेपर का एक पेज आता है, ठीक है। तो इसको हम जनरली स्किप कर देते हैं, ये आर्टिकल स्किप मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात हो रही है कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स कौन होता है, क्योंकि ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स को ही इजाजत दी जाती है कि वो इलेक्शन में वोटिंग दे सकते हैं। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स में हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, उस रिफॉर्म के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ये कुछ फैक्ट भी हैं। इसी के जस्ट नीचे एक और न्यूज आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये भी हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर है, बात करता है व्हाई मस्ट इंडिया रिकॉग्नाइज इट्स ओपन इकोसिस्टम। तो भारत का जो ओपन इकोसिस्टम है, जो आज हम लोग बात करते हैं सूखी जगह है, कोई ऐसा फील्ड है जहां पर घासें हैं, उनको हम प्रोटेक्शन देने की बात नहीं करते। तो आज उसको प्रोटेक्शन देना कितना ज़रूरी है वो यहाँ पर समझाया गया है। एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में भी अनाउंस किया गया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सब कुछ दोस्तों आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में होने वाला है, यानी कि कंप्लीट अखबार की जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर एक ही वीडियो मिलने वाली है। इसी चीज़ को देखते हुए मेक श्योर करना जितने भी लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो जैसे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर आप लोग बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आप हमेशा इन वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। एग्जाम में आपको सुपर हेल्प करने वाला है। तो चलिए, पहला जो आर्टिकल हमारा होने वाला है दोस्तों ये पेज नंबर 1 पर है, जीएस पेपर नंबर 2, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टैग वगैरह जो भी है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। आइए अब विस्तार से बात करते हैं मामला क्या है। निपाह वायरस जो है ये वायरस बैट से होने वाला, चमगादड़ से होने वाला एक वायरस है, और हम देखते हैं कि जो बैट होता है ये एक नेचुरल रेजर्वॉयर होता है बहुत सारे वायरसेस का, यानी दुनिया में जितने भी वायरस हैं नेचुरली सबसे ज़्यादा वायरस चमगादड़ में पाए जाते हैं, और इन वायरस में से आधे से ज़्यादा वायरस को हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं और आधे से ज़्यादा वायरस के बारे में कोई भी किसी प्रकार की जानकारी हमारे पास में है नहीं। हमने देखा कोविड को लेकर भी बात हो रही थी, उसका भी जो कनेक्शन है वो चमगादड़ के साथ में बैठाया गया। तो चमगादड़ होते बहुत खतरनाक हैं। अब चमगादड़ों में बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, इनमें एक स्पीशी होती है फ्रूट बैट की, याद रखिएगा। तो इस फ्रूट बैट की वजह से ही निपाह वायरस फैलता है। तो अभी निपाह वायरस के केसेस पिछले 1 साल में केरला में हर साल 1-2 केसेस नजर आते हैं, लेकिन इस बार 2025 में केरला में जो केसेस निकल कर आए हैं इससे अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। रीजन यहां पर यह है क्योंकि अब ये दूसरी डेथ हो चुकी है। डेथ अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं था, लेकिन यहां पर दूसरी मृत्यु हो चुकी है निपाह वायरस की वजह से, ये यहां पे बोला जा रहा है। तो जो व्यक्ति की डेथ हुई है उनकी उम्र 58 ईयर आपको देखने को मिल जाती है, जो बेसिकली केरला के इस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हैं। उनकी डेथ हुई एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और उसके बाद पता चला कि ये निपाह वायरस से अफेक्टेड थे। तो जितने भी डॉक्टर, जितने भी स्टाफ उनके कांटेक्ट में आए, सभी लोगों को दोस्तों क्वारंटीन किया गया, क्योंकि ये जो निपाह वायरस है ये ट्रांसमिट होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। ये दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है। नाउ जब ये सिचुएशन बिगड़ी तो ये जहां पर केसेस निकल कर आए उन डिस्ट्रिक्ट्स की तो बात हम कर रहे हैं, जैसे पलक्कड़ की बात हो गई, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई, यहां पर अलर्ट जारी किया गया। उसके अलावा कोझिकोडे, थिरुसूर, कन्नूर, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी हालात में ये केसेस स्प्रेड हों। और लगभग 543 पर्सन्स जो कांटेक्ट में आए हैं लेटेस्ट विक्टिम्स के, जो बेसिकली ऐसे व्यक्ति हैं जो कि निपाह वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके कांटेक्ट में 543 पर्सन्स थे। सबको दोस्तों यहां पर क्वारंटीन किया गया है करेंट समय पर। कोशिश किया जा रहा है कि इस केसेस को यहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि हम आगे आने वाले समय पर एक और ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर पाएंगे जैसे कोविड के समय पर हुआ। किस तरीके से इकॉनमी हिट हुई हम ये नहीं चाहते। तो ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट है इसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम ये हो गई कि 1 साल में ये 6ठा निपाह का केस आ रहा है, जबकि अगर पिछले कुछ समय पर देखोगे तो 2 केस या 3 केस आ रहे थे, इस बार 6 केस निकल कर आए।
तो इस वजह से यहाँ पर केरला सरकार कह रही है हम बिल्कुल तैयार हैं, निपाह के अगेंस्ट में लड़ेंगे और अपना जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ टीम है, उन सभी को मजबूत करेंगे, उन सबको शामिल करेंगे जिससे कि हम इस निपाह वायरस से लड़ पाएं। दैट्स इट। ये हमारे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो आपके सामने प्रेजेंट है, जो करंट समय पर चर्चाओं में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या एग्जाम के लिए आपको यहां से कुछ मिला? बिल्कुल नहीं। तो क्या पढ़ना है सर एग्जाम के लिए, वो मैं आपके नोट्स यहां पर तैयार करवाता हूं। आइए निपाह वायरस के बारे में पढ़ के जाइएगा, ये आपके सामने डिटेल है। सबसे पहली चीज आपसे पूछ लेगा निपाह वायरस किस प्रकार का वायरस है। ये जूनोटिक आरएनए वायरस है, याद रखिएगा। जूनोटिक वायरस वो होते हैं जो एनिमल से ह्यूमंस के अंदर में ट्रांसमिट होते हैं, जानवर से इंसान में और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारियां फैलती हैं। ये निपाह वायरस पैरामॉक्सीविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जीनस यानी जब हम इसके ग्रुप की बात करते हैं, इसके पूरे वंश की बात करते हैं, तो वो हेनिपा वायरस नाम का ग्रुप है। और ये निपाह वायरस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेटेड नज़र आता है हेंद्रा वायरस से। ये भी याद रखेगा, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि निपाह वायरस किसका एसोसिएटेड है, किसका रिलेटेड है। तो हेंद्रा वायरस का रिलेटेड है। और हेंद्रा वायरस भी दोस्तों इंसान और जानवर दोनों को अफेक्ट करता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा जानलेवा जूनोटिक वायरस है। तो निपाह वायरस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सर ये क्वेश्चन है ट्रांसमिट कैसे होती है ये बीमारी। सबसे पहले दोस्तों ये वाला जो फोटो है उसको आप लोग देख सकते हैं, इसका ट्रांसमिशन आपको पता चलेगा। जैसे मैंने बताया कि इस निपाह वायरस का नेचुरल होस्ट, नेचुरल रेजर्वोयर कौन है? फ्रूट बैट। ठीक है, अब ये जो फ्रूट बैट है, मान लो इसने ये इस चमगादड़ के कांटेक्ट में कोई फल आ गया, क्योंकि इस चमगादड़ का चाहे वो यूरिन हो चाहे वो सलाइवा हो, सभी जगह में वायरस प्रेजेंट है। इसके कांटेक्ट में कोई फल आ गया या फिर एक फल इस चमगादड़ ने खाकर फेंक दिया, वो इन्फेक्टेड फल किसी दूसरे जानवर के कांटेक्ट में आया, उसने खा लिया, तो उस जानवर में भी निपाह वायरस आ सकता है। या वो जो इन्फेक्टेड फल है कोई इंसान कंज्यूम कर लेता है, तो ये निपाह वायरस उस इंसान में भी आ जाएगा। अब ये इंसान इन्फेक्टेड हो गया, ये जाएगा अपने ग्रुप ऑफ लोगों से मिलेगा, फैमिली से मिलेगा, तो दूसरे व्यक्तियों में भी निपाह वायरस को फैलाता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरा इसका ट्रांसमिशन का साइकिल है, किस तरीके से ये फैलता है। अब याद रखिएगा, सबसे पहला निपाह वायरस का केस मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया है। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, मतलब निपाह को लेकर नहीं पूछा गया था, इबोला वायरस को लेकर पूछा गया था। चाहो तो आप लोग चेक कर लो कि इसका आउटब्रेक कहाँ पे हुआ, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन शायद 2016 का है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, निपाह वायरस का सबसे पहला केस मलेशिया और दूसरा सिंगापुर में देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया चाहे वो जानवर हो इंसान हो, दोनों को ये अफेक्ट करने की ताकत रखता है। दूसरा प्रश्न बनेगा इसका रेजर्वोयर होस्ट कौन है। तो जो नेचुरल होस्ट है वो है फ्रूट बैट, वो चमगादड़, या इसको फ्लाइंग फॉक्स भी कह सकते हैं, यानी फ्लाइंग फॉक्स भी इसका एक बहुत बड़ा नेचुरल होस्ट माना जाता है। और ये जो वायरस है इस चमगादड़ के यूरिन में प्रेजेंट है, सलाइवा में है, इसके मल में है, इसके बर्थिंग फ्लूइड्स में है। तो इसके कांटेक्ट में कोई भी व्यक्ति आता है तो प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ सकती हैं। ट्रांसमिशन के बारे में समझ चुके हैं कि एनिमल टू ह्यूमन हो सकता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये ट्रांसमिशन पॉसिबल है, जो अभी हम लोगों ने समझा। निपाह वायरस किसी को हो जाता है तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं। क्वेश्चन यह है कि हमको सिम्टम्स क्या नजर आते हैं। सिम्टम में सबसे पहला यहाँ पर लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि ये निपाह वायरस एन्सेफेलिटिस के तरह दिखाई पड़ता है, यानी कि इसमें सबसे पहले बुखार होगा, सर में दर्द होगा, ठीक है, थकान होगी, डिसओरिएंटेशन होगा, मेंटल कन्फ्यूजन होगा, एक इंसान कोमा में जा सकता है। यानी निपाह वायरस में हाई फर्टिलिटी रेट होता है, एक इंसान के जो जान जाने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। समझ गए? तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ट्रीटमेंट यह है कि भाई पहले पता लगाना कि किसी को निपाह वायरस हुआ है या नहीं हुआ है, तो डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। डायग्नोस हम करते हैं RT-PCR मेथड से। तो RT-PCR मेथड हो गया या सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गया, इस टेस्ट के माध्यम से कंफर्म किया जाता है केसेस को कि उसमें वाकई में निपाह वायरस है या नहीं है। अगर है तो फिर यहाँ पे उसको केयर दिया जाएगा। अब याद रखना, कोई एक स्पेशल अलग से एंटीवायरल ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं है जो यहाँ पर इस वायरस को डील कर सके, बस खाली सपोर्टिव केयर हम यहाँ पर दे सकते हैं, यानी एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं और एक व्यक्ति को ICU वगैरह पे रख सकते हैं। तो जितना इंटेंस सपोर्ट देंगे उतना ज़्यादा उसके बचने के चांसेस होंगे, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट जब कोई हमारे पास में ट्रीटमेंट है ही नहीं तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि हम इन सिम्टम्स को टैकल करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इन सिम्टम्स से लड़ना, और सिम्टम्स को अगर हमने मात दे दी तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से भी हम लोग लड़ पाएंगे। समझ गए? फिर बात आती है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। यही बताया कि भाई जो फ्रूट बैट है
इससे बच के रहना, पब्लिक हेल्थ सर्विलांस पे काम करना, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो हाई लेकर चलना, और हॉस्पिटल्स के अंदर में इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम पहले से ही तैयार रहें, क्योंकि केरला के अंदर में रिपीटेड केसेस आ रहे हैं। 2018 से अभी तक देखोगे तो रैपिड तरीके से केसेस निकल कर आए हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस केस में हाई फर्टिलिटी रेट है, जान जाने की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पर बोली जा रही है। और इवन निपा वायरस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रायोरिटी डिजीज़ की लिस्ट बनाई है ना, उस लिस्ट में शामिल किया है कि भाई ये निपा वायरस काफ़ी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें महामारी फैलाने की ताकत है, ट्रीटमेंट इसका है नहीं, जूनोटिक ओरिजिन है, यानी जानवरों से इंसान में, फिर इंसान से दूसरे इंसानों में, इसलिए इसको प्रायोरिटी डिजीज़ की लिस्ट में डाला गया है कि कुछ भी केसेस हों तो हल्के में ना लिया जाए और इसको सबसे पहले ट्रीट किया जाए ताकि ऐसे केसेस हम रिजॉल्व कर सकें। दैट्स इट। क्लियर हो गया? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अब अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहां पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसी पीडीएफ की बात कर रहा हूं, आपने ये पीडीएफ देखा, निपा वायरस के बारे में पढ़ा, अभी और भी आर्टिकल के बारे में डिस्कशन होगा। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इस पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलती हैं। चीज़ों को सही से हाईलाइट करके प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे आपको नोट मेकिंग वगैरह में कोई परेशानी ना हो, आपका काम बहुत आसान हो जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोग यहाँ पर करें ना। तो इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि आपका जो ये अमाउंट है ये तुरंत रिकवर हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप में जो पीडीएफ्स हैं वो आज जब ज्वाइन करोगे तो आज से तो मिलेंगे ही आपको, लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों पुराने जितने भी पीडीएफ हैं वो भी सब अवेलेबल हो जाएंगे। तो अमाउंट रिकवरेबल है, हैंड टू हैंड। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल ये पूरा ग्रुप है वो होने वाला है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, आपको एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर जाना और 8534873368 ये नंबर आपको दिखाई देगा, इस पर जाकर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या चीज़ें मिलेंगी और अपना आपको सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कर सकते हैं, और मेक श्योर करें जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें। हमारा एक टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, वो टारगेट अब पूरा नहीं होता, पहले पूरा हो जाता था, बट कोशिश करिएगा दोस्तों ये टारगेट पूरा करने के लिए। ठीक है, चलें आगे। नौ अगला न्यूज़ आर्टिकल जो है हमारा वो पेज नंबर 6 के ऊपर प्रेजेंट है, जो हमने डिस्कस कर लिया। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मामला क्या है आइए विस्तार से जानते हैं। तो भारत ने ज्वाइन किया है एक मिलिट्री एक्सरसाइज को, एक अभ्यास को। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का जो नेम है वो है तालिस्मान साबरे। इस नेम को यहाँ पर ध्यान रखना। और ये कहाँ पे हो रही है, इस बार ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट कर रहा है। तो ये जो अभ्यास है ना दोस्तों, ये बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल एक्सरसाइज कौन सी होती हैं, जो हर 2 साल में एक बार होती हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनियल एक्सरसाइज। ठीक है, याद रखिएगा, हर 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज बाइनियल एक्सरसाइज। अब इस बार 2025 का जो ये एडिशन है इसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, और मैंने आपको बताया कि इसमें 35,000 से ज़्यादा जो मिलिट्री पर्सनल हैं अलग अलग देशों से, वो सब साथ में इकट्ठे होंगे इस अभ्यास के दौरान। और हमारा इंडिया भी दोस्तों इस बार इसमें पार्टिसिपेट करेगा, याद रखिएगा। और जितने भी यहाँ पर ये सभी कंट्रीज़ के 35,000 मिलिट्री पर्सनल इकट्ठे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगह पर तैनात किए जाएंगे। क्वींसलैंड में, नदर्न टेरिटरी में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स एंड क्रिसमस आइलैंड पर। और केवल ये अभ्यास ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के पास में एक और आइलैंड आपको नजर आएगा, विच इज पपुआ न्यू गिनिया। तो पपुआ न्यू गिनिया में भी दोस्तों कुछ अभ्यास के जो फेसेस हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे, याद रखना है। मैं अभी आपको ये सब कुछ लोकेशंस वगैरह मैप में दिखाऊंगा, बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। लेकिन अभी जो आपने पढ़ा है ये केवल और केवल न्यूज़ आर्टिकल है। इस न्यूज़ आर्टिकल से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपकी मल्टीपल डिटेल से। ये तैयार करके जाइएगा, जो बेसिक डेटा है आपके, जो मैं नोट्स हाथों हाथ यहाँ पर तैयार करवा रहा हूँ। आइए अब बात करते हैं एक एक करके। सर ये तालिस्मान साबर एग्जैक्टली है क्या? एक बड़े साइज का बाइनियल अभ्यास जो हर 2 साल में एक बार होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को लीड कौन करता है? या तो ऑस्ट्रेलिया लीड करेगा या यूएसए लीड करेगा, याद रखना, या तो अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। बाकी इसमें कुछ और कंट्रीज भी शामिल होती हैं जो इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करती हैं। इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि सभी देशों के जो मिलिट्रीज हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे 2025 वाले एडिशन में 19 देशों को शामिल किया गया है, तो ये 19 देशों की मिलिट्री के बीच में हम कॉपरेशन बना के रख सकें।
कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलाना हो दुनिया में, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो, कोई आपदा आ गई हो, तो हम सब साथ में इकट्ठा हो सकें, जॉइंट ऑपरेशन के लिए हम पहले से तैयार रहें। इसलिए ये अभ्यास, इसलिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत एग्जैक्टली 2005 में होती है। ये 2025 वाला एडिशन 11वां एडिशन है, क्योंकि हर 2 साल में एक बार होता है अभ्यास। फिर उसके बाद ये इसका मेन होस्ट इस बार ऑस्ट्रेलिया है। इस अभ्यास का मेन फोकस मैंने आपको बताया कि हम तैयार रहें, ठीक है, ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के लिए, एयर ऑपरेशन चलाने के लिए, कहीं पर और भी जॉइंट ऑपरेशन चलाना है उसके लिए भी। और हमारा मेन पर्पस है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में एक जो कोऑपरेशन है उसको सभी देशों के बीच में मेंटेन कर सके, क्योंकि ये पूरा का पूरा अभ्यास एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, याद रखिएगा। अब सवाल यह है कि सर इस बार 2025 में इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया को कभी कभी बुलाया जाता है, लेकिन 2025 वाले अभ्यास में इंडिया इस बार पहुंचा है 18 देशों के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रीजन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो पहली कुछ टाइम पे इंडिया को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, इस बार फिर से मिला, और इस बार मौका मिलता ही क्या दर्शाता है कि इंडिया क्वाड मेंबर का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब क्वाड के अंदर आपको पता है 4 कंट्रीज आती हैं। वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूएसए है, जापान है, उसके अलावा आपको देखने को मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया, देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंडिया। ये 4 कंट्रीज क्वाड के अंदर में आती हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो याद रखिए दोस्तों, ये सभी कंट्रीज करंट समय पर पार्टिसिपेट कर रही हैं और सभी का मेन पर्पस क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करना, स्पेशली चाइना का जो यहाँ पर अग्रेशन है वो इंडो पैसिफिक के अंदर में रोकना। ये हमारा एक अल्टीमेट पर्पस है। नाउ क्वेश्चन ये है, वेयर इज इट बीइंग हेल्ड? ये एक्सरसाइज हो कहाँ पे रही है? सर ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, ये तो हमने पढ़ा। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर हो रही है? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड वाली जगह आपको ये देखने को मिल जाती है। न्यू साउथ वेल्स आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा नदर्न टेरिटरीज की यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। सदर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो लगभग पूरे कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया में यह अभ्यास होगा, याद रखिएगा। और इसी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा, ये मैंने सर्किल कर दिया है, नाम है पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, पीएम मोदी भी गए हैं पपुआ न्यू गिनिया लास्ट टाइम 2023 में, याद आ रहा होगा। तो पपुआ न्यू गिनिया में भी कुछ अभ्यास के जो फेसेस है वो होने वाले हैं। मैंने आपको बताया ना, सम ऑपरेशंस विल अकर आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया इन द पपुआ न्यू गिनिया। कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो 19 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इन 19 देशों से 35,000 मिलिट्री पर्सनल्स यहां पर पहुंचेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इस बार होस्ट कर रहा है। क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 का यह अभ्यास होस्ट कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। बाकी ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसका हिस्सा होने वाली हैं। आप देखोगे क्वाड के चारों मेंबर्स इस अभ्यास में प्रेजेंट होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, जापान। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आप समझ चुके हैं, अभ्यास का इंपॉर्टेंस भी आप समझ चुके हैं। अभ्यास का इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक को मजबूत करना, यहां पर हम सब साथ में इकट्ठे हों ताकि जो अग्रेशन है दूसरे कंट्रीज का उसको काउंटर किया जा सके। दैट्स इट। आगे आते हैं अगले न्यूज आर्टिकल पर। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, और ये टॉपिक भी जीएस पेपर नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात क्या हो रही है? जो सीसीटीवी कैमराज है, मैंने आपको बताया, ये फिक्स किए जाएंगे लगभग 74,000 कोचेस में। ये रेलवे की साइड से बात बोली जा रही है। क्या क्या बातें बोली गई हैं, आइए मैं आपको फटाफट थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। मैंने ये आर्टिकल इसलिए यूज़ किया है ताकि भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि हाँ, इंप्रूवमेंट में क्या क्या काम किया जा रहा है और फर्दर हमें इंप्रूवमेंट्स में क्या क्या और करना चाहिए। तो इंडियन रेलवेज ने फाइनली यहाँ पे डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करेंगे, 74,000 कोचेस के अंदर में कैमराज को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इस कैमरा से जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज नेटवर्क, ऑर्गेनाइज गैंग काम करते हैं, पैसेंजर्स को परेशान करते हैं, उन सबको ट्रैक किया जा सकेगा। ये जो कैमराज हैं, ये सभी कैमराज गेट पर लगाए जाएंगे ट्रेन के, ताकि जो प्राइवेसी है पैसेंजर की उसको भी मेंटेन कर सकें, उसको भी प्रोटेक्ट कर सकें। सीसीटीवी कैमराज को इस तरीके से रखा जाएगा कि हर एक व्यक्ति का जो कॉमन मूवमेंट है वो ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि जो डोर होते हैं, ट्रेन के दरवाजे होते हैं, वहीं पास पे ये कैमरे लगाए जाएंगे। तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वैष्णव जी, उनका स्टेटमेंट भी है कि भाई हम ये जो काम करेंगे ना, ये कंप्लीट कवरेज होने वाला है, थोड़ा समय लगेगा, बट इससे जो हमारी रेलवेज हैं और ज़्यादा सिक्योर हो पाएंगी, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमराज होंगे इनमें एक लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन यानी लेटेस्ट फीचर वाले कैमराज होंगे, और इन सभी कैमराज को एक सर्टिफिकेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन के थ्रू गुजारा जाएगा ताकि हाई क्वालिटी के कैमरास लग सकें और हाई क्वालिटी की फुटेज हमको मिल सके। अगर ट्रेन चल रही है, मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी चल रही है, या लाइट्स वगैरह ट्रेन में कम है, फिर भी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस वो कैमरा दे पाएगा, ताकि कोई अगर मैटर होता भी है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, और स्पेशली जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके।
ये हमारा मेन पर्पस होने वाला है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। मैंने बताया ना, इसको बस खाली और खाली एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, दैट्स इट। इसके बगल में ही आपको एक अगला न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला, इसको याद रखिए। ये पेज नंबर 6 पे है और ये ज़्यादा काम का है और इसके बारे में विस्तार से भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। एग्जैक्टली मैटर क्या है यहाँ पे पहले ये समझो। बात यह है दोस्तों, अभी फाइनली रगड़ते रगड़ते 2027 में हमारी जनगणना समाप्त होगी, ये बताया जा रहा है। शुरुआत अगले साल 2026 में होने वाली है। ये जनगणना 2 फेसेस में कंडक्ट की जाएगी। आखिरी जनगणना याद होगा दोस्तों 2011 में हुई थी। हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन इस बार ये जनगणना नहीं हो पाई। ठीक है, रीज़न क्या था? क्योंकि अब हर 10 साल में होती है तो 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन हम इसको कंडक्ट नहीं कर पाए। कारण क्या था? कारण था कोविड-19 और भी यहाँ पर इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। तो फाइनली धीरे धीरे रुकते रुकते डिसाइड किया गया कि हम 2026 में यानी नेक्स्ट ईयर जनगणना शुरू करेंगे और उसके अगले साल 2027 में ख़त्म कर देंगे। इस बार पहली जनगणना ऐसी होगी जहां पे डिजिटली सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाने वाली है। इस बात को भी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, तो वो यहां पर बोला जा रहा है। अब जनगणना है तो देश के सभी लोगों का जो डेटा है वो मेंशन किया जाएगा। तो सर, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स वो भी तो इंडिया का हिस्सा है, लक्षद्वीप आइलैंड्स वो भी तो हिस्सा है, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। अभी रिसेंटली आपने निकोबारीज ट्राइब के बारे में सुना था, क्योंकि अंडमान के ग्रेट निकोबार में क्या हो रहा है, कुछ प्रोजेक्ट लगाने की बात हो रही है जिससे निकोबारीज ट्राइब खतरे में आ सकती हैं। तो निकोबारीज ट्राइब भी वहीं पर रहती हैं। उसके अलावा जारावा ट्राइब दो हैं दोस्तों, इस ट्राइब के लोग भी वहाँ पर रहते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है और बताया जाता है दुनिया में जो सबसे पुरानी सर्वाइविंग ट्राइब्स हैं उनमें से दोस्तों ये जारावा ट्राइब्स भी आपको एक पर्टिकुलर ट्राइब देखने को मिलती है। तो 2027 में जो ये सेंसस कंडक्ट करेंगे, इसमें से 6 अलग अलग इंडिजीनियस ट्राइब जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रहती है उनको भी काउंट किया जाएगा। सरकार कहती है कि उनसे कांटेक्ट करने में कोई ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग हमारे पास में आए, हमारे टेरिटरी में आए, और ये लोग आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्या गवर्नमेंट की बात सुनी जाएगी, आराम से सेंसस हो पाएगा? तो डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं आराम से सेंसस हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की ऑलरेडी बहुत सारी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, वो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के फ़ायदे इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ तक पहुँचाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो ये 16वां जनगणना करने वाली है 2 फेसेस में, यहाँ पे इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को नहीं भूला जाएगा। एक डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन जारावा ट्राइब के लिए। अंडमान आइलैंड्स में इन जारावा ट्राइब को अलग अलग बीमारियों से बचाया है। 1999 में मीजल्स आउटब्रेक हो गया था, मीजल्स की समस्या हो गई थी इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, जिनमें बहुत सारी लोगों की जान गई और इनकी संख्या एकदम से खत्म होने वाली थी, ये ट्राइब खत्म हो जाती पूरी तरह से। तो ये डॉक्टर थे जिन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्शन की, बचाई। तो जारावास जो है दुनिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब है, मैंने आपको बताया। ज़्यादातर हंटर गैदरर्स हैं, शिकार करते हैं, उससे यहाँ पर इनका जीवन चलता है। आज ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत कम मात्रा में है। कितनी मात्रा में है? क्योंकि आखिरी बार 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के हिसाब से बताया गया है कि लगभग 380 जारावा इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे आउट ऑफ द 28,530 स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इंडिविजुअल्स अक्रॉस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो 28,530 स्केड्यूल्ड ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगी, उन स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में से 380 जो जारावा इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलते हैं। केवल 380 यहाँ पर ये जारावा की लोग प्रेजेंट थे 2011 में। हो सकता है पॉपुलेशन बड़ी भी हो सकता है पॉपुलेशन कम भी हुई हो, ये अगले जनगणना में पता चलेगा जब दोबारा से यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी। तो ये जारावा ट्राइब जो है, मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का हिस्सा है। पीवीटीजी आगे मैं आपको बताऊंगा। ये पीवीटीजी क्या होती है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जहां पर ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा खतरे में है, जिनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है, इनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, ये बहुत पीछे हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। तो अगली जो जनगणना होगी इसमें ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने कुछ चैलेंजिंग पोर्शन को देखना है और मिनिस्ट्री ये भी कहती है कि भाई हम लोग ना लंबे समय से इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जनगणना करने वक्त ये सब कॉपरेट करेंगे, आसानी से हमको ये डिटेल्स मिल पाएंगी, क्योंकि हम लोग पीएम जनमन नाम की स्कीम चलाते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो खतरे में हैं तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, और इतनी सारी प्रोटेक्शन देने के बाद में पिछले कुछ समय पर इनकी जो स्थिति है, वेलफेयर है, वो भी इंप्रूव हुआ है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं वो ये भी कहते हैं कि जारावा ट्राइब को हमने परेशान भी किया है। भाई अंडमान ट्रंक रोड, ये रोड बनाने की बात जब हुई तो इस रोड को लेकर जारावा ट्राइब ने अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी किया कि भाई इससे
हमारा जो एरिया है यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो सेटलमेंट है वो बर्बाद हो रहा है। तो ये राइटर यानी डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि हमें उनको बिल्कुल अकेला छोड़ देना चाहिए, बहुत कम इंटरवेंशन हो, जब ज़रूरत हो तो हो गई बात, कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, अब जैसा चाहते हैं उनको अकेला रहने दो, आइसोलेटेड रहने दो, ठीक है। तो ये बात उनकी साइड से बोली गई। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज आपको देखने को मिलेंगी, ये किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम से सफर नहीं कर रहे हैं। जैसे आज हम लोग शहर के अंदर लोग हार्ट प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं, ये लोग इन सब चीज़ों से सफर नहीं कर रहे। हालांकि बस थोड़ा बहुत इनको मॉडर्न मेडिकल केयर की ज़रूरत है, अदरवाइज इनके पास में खुद इनके नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं, मेडिसिन हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो अपने आप को यहाँ पर इस तरीके से बचा लेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन बाहर से अगर कांटेक्ट होता है तो नई नई प्रकार की बीमारियां इनके पास जाएंगी, जिसकी वजह से इनकी संख्याओं पे असर हो सकता है। तो अपना काम करिए, बस खाली जो सेंसस करना है सेंसस करिए, अदरवाइज ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है जरावा ट्राइब्स को। ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर किस तरीके से क्या कंडक्ट किया जाता है। ये आर्टिकल भी दोस्तों हमारा कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। लेकिन केवल आर्टिकल समाप्त हुआ है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें समाप्त नहीं हुई हैं। आपको एग्जाम के लिए पता होना चाहिए जारावा ट्राइब एग्जैक्टली है कौन। एग्जाम में सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट यहीं से बनेगा, ठीक है, क्योंकि पहले भी ट्राइबल कम्युनिटीज को लेकर बहुत क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। तो दो तीन बातें जो आपको याद रखनी है, आइए मैं आपको पहले बता देता हूं। जारावाज कौन है? एक पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पीवीटीजी को लेकर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी मैं आपको बताऊंगा। 250 से 400 लोग जीवित हैं, ऐसा यहां पर बताया जाता है, जो अंडमान आइलैंड्स में फैले हुए हैं, समझ गए। तो अब उसके बाद दोस्तों पहली बार इलेक्शंस में देखोगे तो 19 मेंबर्स को जारावा ट्राइब से एनरोल किया गया था, जो यहाँ पर 2025 के जो इलेक्शन है वो हुए थे। देन उसके बाद इन लोगों की डाइट देखोगे तो जो फ्रूट्स वगैरह हैं, रूट्स हैं, हनी, फिश, इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। शिकार वगैरह भी करते हैं, जंगली पेग, लेजर्ड वगैरह का शिकार करते हैं, उसको भी यहाँ पर ये लोग खाते हैं। हाउसिंग की बात करेंगे तो टेम्पररी इस तरीके से यहाँ पर जो घर वगैरह होते हैं, टेम्पररी घर आपको देखने को मिल जाते हैं। और इनकी अपनी खुद की भाषा होती है ओंगन लैंग्वेज, जो बाकी सारी लैंग्वेजेस से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टैक्ट देखोगे तो इनका जो बिल्कुल आप देख पाओगे, मैंने आपको बताया ना, ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल अलग रहें, आइसोलेटेड रहें, तो ये कॉन्टैक्ट करना नहीं चाहते हम लोगों से। तो ऑब्वियसली हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अकेले रहना चाहते हैं, अकेले रहने दीजिए, तभी पॉपुलेशन क्या पता सर्वाइव कर रही हो, है ना। लेकिन अपना जो काम है वो हो जाएगा, सेंसस हो जाएगा, काम खत्म। उसके बाद इनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स लगाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से इन जारावा ट्राइब ने प्रोटेस्ट किया है कि सर इससे हमारे सेटलमेंट्स खराब हो रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं हमको वहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो जारावा ट्राइब्स कहाँ से बिलोंग करती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए अंडमान आइलैंड्स में रहती हैं, क्योंकि ओंगे ट्राइब को लेकर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, निकोबारीज ट्राइब को लेकर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, समझ गए। तो फैक्ट्स क्या है दोस्तों, याद रखिए, लोकेशन याद हो गई, और ये एक प्रकार की पीवीटीजी है, ये भी आपको पता चल गया। कैसे रहते हैं, इनकी भाषा क्या है वो हमने समझ लिया, हैबिटेट क्या है वो समझ लिया, ऑरिजिन क्या है मैंने आपको बताया कि माना जाता है जो ह्यूमन माइग्रेशन हुआ था अफ्रीका से जो निकले थे, तो उन्हीं लोगों का एक पार्ट ऑफ ग्रुप था ये जारावा ट्राइब का, जो बेसिकली अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पहुंचा। 70,000 साल पुराना यहाँ पर आपको ये ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेगा। तो बताया जाता है कि वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, उन कम्युनिटीज़ में इनको काउंट किया जाता है। हालांकि इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिली। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो भारत के ऊपर में अंग्रेज़ों ने राज किया कुछ समय तक, तो ब्रिटिश ने जब ये कॉलोनाइज़ किया तो अंडमान आइलैंड्स को भी कब्जा लिया था 1789 में, जिसकी वजह से इन ट्राइबल पॉपुलेशंस के अंदर में बड़ा डिक्लाइन आया, ये पॉपुलेशन धीरे धीरे घटती चली गई। उसके बावजूद भी जो ये जारावाज हैं दोस्तों, वो ब्रिटिश रूल को सर्वाइव कर गए, वर्ल्ड वॉर 2 को सर्वाइव कर गए। और आप देखोगे फिर उसके बाद से थोड़ा थोड़ा इनका कांटेक्ट दिखाई दिया, इन लोगों ने कहीं ना कहीं कांटेक्ट किया थोड़ा थोड़ा। 1997 से इन्होंने बाहर के लोगों से व्यापार करना शुरू किया, मेडिकल एड यानी मेडिकल जो केयर है वो प्रोवाइड करवाया गया, स्कूल एजुकेशन से थोड़ा कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। लेकिन चैलेंजेस यही है कि इनमें कई बार अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं, जो बेसिकली शहरों में हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है। आज इनका एरिया एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, टूरिज्म के नाम पे यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मच रहा है, जिससे ये लोग परेशान हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सबसे बात आती है अंडमान ट्रंक रोड की, उससे ये लोग परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से खतरा पहुँच रहा है इनके पुराने ज़मीन के ऊपर में। तो वो बात बोली जा रही है कि हमें कुछ भी करना है, लेकिन इनका जो टेरिटरी है उसकी रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ये पीवीटीजी है यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? ये मोस्ट मार्जिनलाइज एंड आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स है। मैंने आपको बताया इंडिया में वो ग्रुप्स जो बहुत पीछे रह चुके हैं, बहुत अकेले ग्रुप्स हैं, इनको स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है।
आज भारत में टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। ये 75 ग्रुप्स 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं, अलग अलग गांव में प्रेजेंट हैं। इन पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स की अगर आप देखोगे तो 2.8 मिलियन के आसपास इनकी टोटल आबादी है। प्रॉब्लम क्या है कि आज लिटरेसी रेट कम है, एजुकेशन बहुत कम है, इनकी पॉपुलेशन पूरी डिक्लाइन हो रही है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये सब समस्याओं से ये गुजर रहे हैं। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का एक एग्जाम्पल आपका जरावा ट्राइब खुद हो गया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जरावा के अलावा दोस्तों ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, सेंटिनलीज, ये वाले ट्राइब्स हो गए। झारखंड का बिरहोर, असुर हो गया। छत्तीसगढ़ का बायगा ट्राइब हो गया। मध्य प्रदेश का, राजस्थान का सहारिया ट्राइब्स हो गया। ऐसे 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का टैग दिया गया है, याद रखिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने साल 2019 में आप सभी लोगों से पूछा। प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। पीवीटीजी को लेकर आपके पास में 4 स्टेटमेंट्स है, बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप 18 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशन तेजी से कम हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उसकी वजह से इनको पीवीटीजी स्टेटस दिया जाता है। तीसरा, आज हमारे देश में टोटल 95 पीवीटीजी हैं ऑफिशियली नोटिफाइड। चौथा कहता है इरूलर और कोंडा रेडी ट्राइब्स भी पीवीटीजी में कवर की गई हैं। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? कहोगे सर कोई स्टेटमेंट सही हो या ना हो, लेकिन हमें पता है थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सरासर गलत है, क्योंकि हमारे देश में टोटल 75 पीवीटीजीज हैं, ये 95 पीवीटीजीज नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो भी बन जाते हैं। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। तो दोस्तों बेसिकली ये हमारा एक एडिटोरियल है जहां पर स्मोक एंड सल्फर को लेकर बात हो रही है। अब याद से सुनिएगा जो भी आपको मैं बात बता रहा हूं। हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने करंट समय पर भारत के ज़्यादातर जो इंडियन कोल प्लांट्स है उनको छूट दे दी है। छूट किस बात की दे दी है कि आज से कुछ समय पहले उन पे प्रेशर डाला जा रहा था कि इन सभी कोल पावर प्लांट्स को अपने प्लांट्स में एक कह सकते हैं मशीन लगानी है, जिसको कहते हैं एफजीडी, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम लगाना है। तो इस सिस्टम से प्रेशर बन रहा था। अब फाइनली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि अब इनको ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ सेलेक्टेड पोर्शन पर ही ये एफजीडी सिस्टम लगाए जाएंगे, कुछ जगह पे नहीं लगाए जाएंगे। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर शेयर किया गया है। ये सब कुछ पूरी डिटेल्स आपको जानने को मिलेगी, लेकिन इस सब की कहानी जो है ना वो थोड़ा विस्तार से आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज आप दोस्तों क्लियर नहीं कर पाओगे ये सारी चीज़ें। अब मामला क्या है मैं आपको बहुत विस्तार से समझाता हूँ मैटर क्या है। दोस्तों आज इंडिया के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेशन करते हैं तो बिजली कैसे बनाई जाती है? ज़्यादातर बिजली भारत में कोयला जलाकर बनती है। आज भी हम 50% से ज़्यादा जो बिजली है वो कोयले जलाकर ही प्रोड्यूस करते हैं। बाकी बचा कुछ यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे बनता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, फिर रिन्यूएबल एनर्जी से भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। बट कोल जो है ये आज भी दोस्तों प्राइमरी सोर्स है हमारे एनर्जी प्रोडक्शन का। लेकिन कोयले को बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें एक पावर प्लांट लगाना होगा, उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स। अब ये थर्मल पावर प्लांट जगह जगह आपने देखे तो होंगे। यहाँ पे कोयले को बर्न किया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, जिससे यहाँ पे दोस्तों बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है। अब आपको पता है कि कोयले में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? भाई कोयले में सबसे बड़ी चीज़ प्रेजेंट है कार्बन, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ प्रेजेंट है सल्फर। चाहे कार्बन हो चाहे सल्फर हो, दोनों के दोनों मेन प्रदूषण का, पोल्यूशन का मेन रीज़न है या नहीं है? बताओ, मेन पोल्यूशन का रीज़न है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कार्बन सल्फर ये दोनों पोल्यूशन का रीज़न है। ये दोनों चीज़ें कोयले में हमको मिलती है। कोयला जलेगा तो ये दोनों चीज़ें रिलीज़ होंगी एनवायरमेंट में या नहीं होंगी? ये रिलीज़ होंगी तो इससे वाकई में हमारा जो एनवायरमेंट है वो प्रदूषित हो जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट यह है कि सर कार्बन एमिशन तो चलो फिर भी हो रहा है, लेकिन सल्फर ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस सल्फर की वजह से जब वो एटमॉस्फेयर में घुलता है तो इसी सल्फर की वजह से एसिड रेन वगैरह भी होता है। और इस एसिड रेन वगैरह की वजह से जो हमारी फसलें हैं, जहाँ पर भी एसिड रेन होता है वहाँ की जो मिट्टी है वो अनफर्टिलिटी को फेस करती है, यानी कि उसका उपजाऊपना खत्म हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों देखोगे एसिड रेन की वजह से जितने भी पुराने हमारे मॉन्यूमेंट्स है, एग्जाम्पल ताजमहल का है, ठीक है, वो पीला पड़ने लगता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब होने लगता है। और ये कारण क्या है? सल्फर का निकलना। और ये सब किससे हो रहा है? थर्मल पावर प्लांट से। तो सरकार ने एक समय पर यह डिसाइड किया कि क्यों ना इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला जाए।
तो सर हमने सोचा क्या सोल्यूशन निकाला जाए। सोल्यूशन ये निकाला गया कि एक चीज़ आती है, एक मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं एफजीडी, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम। आपने देख लिया कि देखो एक्चुअली में जो ये थर्मल पावर प्लांट से जो प्रदूषण, दो धुआं निकल रहा है ना, उसको बोलते हैं हम फ्लू गैस। उस फ्लू गैस में कार्बन, सल्फर, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। खतरनाक हमारे लिए सल्फर है। तो हम ये कह रहे हैं कि इन सभी थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर में ये मशीन लगा दो, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों यहाँ पे जो सल्फर होता है, ये सल्फर को हम पहले ही छान देंगे, इसको अलग कर देंगे उस धुएं में से। तो सल्फर को पहले निकाल लेंगे तो वो जितना फ्लू गैस होगा वो डीसल्फर हो जाएगा। इसलिए इस मशीन को बोला गया है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम। लेकिन भाई इसको लगाने के लिए इन थर्मल पावर प्लांट से बोला गया, आज तक इन थर्मल पावर प्लांट्स ने ये बात मानी ही नहीं, इस एफजीडी को लगाया नहीं, ये तैयार नहीं है। क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट्स कह रहे हैं कि भाई इसमें खर्चा जो है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, और कॉस्ट ज़्यादा आएगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो महंगा हो जाएगा। याद रखना, बिजली महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन को हिट करेगा ये बात थर्मल पावर प्लांट्स का कहना है। अब फाइनली ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद में हमारी, अब जो आर्टिकल में पढ़ रहे हैं आप, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि हम छूट दे रहे हैं सर। जो हमने डिसाइड किया था ना 2015 से प्रेशर बना के रखे हुए थे कि इन पावर प्लांट्स को एफजीडी यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन लगाना है, इस पे हम छूट दे रहे हैं। छूट क्यों दे रहे हैं? ये कहते हैं क्योंकि इंडिया का कोयला जो है, भारत के कोयले में सल्फर ऑलरेडी कम है, तो कोयला जलाओगे तो सल्फर कम निकल रहा है, तो ऐसे प्लांट्स जो इंडियन कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको छूट मिलती है। ये बात यहां पर दोस्तों मेंशन की जा रही है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की साइड से, जिसको क्रिटिसाइज भी किया गया है कि भाई ये कैसी बात हो गई, प्रदूषण तो फिर प्रदूषण है ना, उसको डील करने पे फोकस करना चाहिए, हमें उसके लूप होल्स खोजिए, उसको बिल्कुल अलाउ करने की जरूरत नहीं है। तो अब राइटर क्या कहते हैं आगे मैं आपको विस्तार से समझाता हूं, ये आपको ओवरव्यू समझ में आ गया उस पूरे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का। ठीक है, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने छूट दे दी है ज्यादातर कोयले फायर पावर प्लांट्स को कि भाई आपको अब जरूरत नहीं है ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट लगाने की। अपनी 2015 की पॉलिसी को इन्होंने पलट दिया है, यू टर्न ले लिया है, और अब देखते हैं कि आगे जाके सल्फर डाइऑक्साइड कैसे कम होगा। तो पहला क्वेश्चन, हमारा टारगेट था फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के ऊपर। ये एक पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी है जिसका मेन पर्पस होता है कोयले वाले फायर प्लांट से जो धुआं निकल रहा है उसमें से सल्फर को अलग कर देना, सल्फर डाइऑक्साइड को अलग कर देना, क्योंकि इसी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है, सल्फर एरोजोल बनता है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी इश्यूज, क्योंकि ये केवल एनवायरमेंट के लिए खतरनाक नहीं है, हमारे लिए भी खतरनाक है। जब हम उस दूषित हवा को सांस लेंगे तो वो सारा का सारा जो प्रदूषण है हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा। तो 2015 में पॉलिसी लेकर आए थे कि ये एफजीडी लगाना होगा, लेकिन 2017 तक लगाना होगा ये बोला गया था, लेकिन डेडलाइन खत्म भी हो गई, 2025 आ गया सर जी, लेकिन केवल और केवल 8% यूनिट्स ने ही इस चीज को लगाया, एफजीडी को लगाया। तो फाइनली यहां पर छूट दे दी गई कि बोला गया ठीक है भाई माफ करते हैं, क्योंकि क्यों छूट दी गई, कारण क्या है? गवर्नमेंट यहां पर अपनी 2015 पॉलिसी को लेकर यू टर्न लेती है। कारण यह है क्योंकि ये कहते हैं कि भाई इंडिया के कोयले में तो सल्फर होता ही नहीं है, हमने पहले ये सोचा ही नहीं था, तो सल्फर नहीं होता, इसलिए यहां पर सल्फर एमिशन लो है, तो हम छूट दे रहे हैं भाई। तो फिर क्यों लगाना है एफजीडी जब सल्फर कम है? क्योंकि एफजीडी का तो मेन पर्पस ही सल्फर को रोकना है ना, ये बात बोली जा रही है। दूसरा ये कहते हैं कि जो सल्फर के लेवल्स हैं वो सल्फर के लेवल्स लिमिट में है बहुत सारी जगहों में, तो लिमिट में है तो फिर इसको क्यों लगाना। तीसरा कहते हैं भाई एफजीडी के यूनिट्स बहुत महंगे हैं, इससे बिजली के प्राइस बढ़ जाएंगे, बताओ पोल्यूशन झेलोगे या बिजली के प्राइस झेलोगे? तो ये चीजें यहां पर आ रही हैं। फिर एक बड़ा खतरनाक एक्सक्यूज दिया गया, ये कहते हैं कि जो सल्फर है इससे सल्फेट बनता है और सल्फेट हमारे एटमॉस्फेयर को ठंडा करता है, तो इससे यहां पर एटमॉस्फेयर ठंडा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कम होगी। तो सल्फर को पूरी तरह से कट कर देना, इससे नुकसान हो सकता है। ये गवर्नमेंट ने कहकर माफ कर दिया है कि भैया अब मत लगाना एफजीडी, केवल कुछ प्लांट्स लगाएंगे जो एनसीआर वाले एरियाज में, शहर वाले एरिया में हैं, जो बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट के पास हैं, तो उन एरियाज में जो प्लांट्स है केवल उनको कवर किया जाएगा, बाकी प्लांट्स को छूट दी जा रही है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, क्योंकि कोयले के फायर पावर प्लांट से दोस्तों, इस पावर प्लांट से बहुत सारी चीजें रिलीज हो रही हैं, केवल सल्फर ही रिलीज नहीं हो रहा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, फ्लैश एश, ये हैवी मेटल्स, ये सब चीजें रिलीज होती हैं। तो ये एफजीडी बस इतना ही कर सकता था, सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकता था फ्लू गैस से। अब फाइनली यहां पर इसको लगाने के लिए भी
छूट दे दी गई है। इससे आने वाले समय पर प्रदूषण पे क्या असर होगा, क्या ये 2015 वाली पॉलिसी जो अब हटा दी गई है क्या वापस से लाई जाएगी भविष्य में, ये आगे देखना होगा हमें। तो ये हो गया दोस्तों हमारा एक और एडिटोरियल समाप्त। नाउ पेज नंबर 9 पर आपको एक और एडिटोरियल देखने को मिलेगा। ये एडिटोरियल इन दो राइटर ने मिलकर लिखा है। राइटर के नाम वगैरह याद नहीं रखने हैं। मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। राइटर क्या कहना चाहते हैं, राइटर कहना चाहते हैं कि देखो, भले ही भारत के पास में एक सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन क्यों ना हो, आज हमारे पास में नौजवान लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया कुछ समस्याओं से गुजर रहा है। अच्छा, कौन कौन सी समस्या? पहला कि हर साल मिलियंस ऑफ लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल पाती, या नौकरी मिल रही है तो 7,000 रुपीज़ पर मंथ, 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना, इस प्रकार की सिचुएशन उनके साथ में हो रही है। तो सिचुएशन जो है ये हमारे एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव की मांग करती है, ये राइटर का कहना है। राइटर कहते हैं जब तक हम अपने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव नहीं करेंगे और इन सभी विद्यार्थियों को, इन सब नौजवान लोगों को एजुकेशन स्किल्स नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, तब तक यहाँ पे ऐसी समस्याएं होती रहेंगी, इस अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याओं से नहीं निकल सकते। तो समस्या है क्या क्या, इंपॉर्टेंट इश्यूज को जो उन्होंने हाईलाइट किया है वो इश्यूज क्या है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। राइटर यहां पर कहते हैं कि देखो कि जो यूथ हैं, जो हमारे नौजवान लोग आपको देखने को मिलेंगे, वो 83% के आसपास आज के समय पर अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगारी में 83% यूथ हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने सेकेंडरी हायर एजुकेशन पूरा कर रखा है उनकी संख्या बढ़ रही है, ग्रेजुएटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों लोगों को एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। वो यहां पे राइटर मेंशन करते हैं कि केवल 50% ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, केवल उनको नौकरी मिली है, और वो जो नौकरी मिली है वो रेगुलरली सैलरीड जॉब्स हैं, और ऐसी वाली जो जॉब्स हैं वो धीरे धीरे कम भी होती चली जा रही हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला भी गया है। और जो नौकरियां अब इकट्ठी हो रही हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्किंग पे हो रही हैं। राइटर कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्किंग का समझ रहे हैं मतलब, यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे नौकरी पे रखा गया है, कभी भी उस व्यक्ति को निकाल दिया जाएगा नौकरी से, है ना, तो उसमें यहां पर कभी भी उसको बाहर कर दिया जा सकता है। यह है सबसे बड़ी समस्या, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। अब ये कहते हैं ये सब चीजें हो क्यों रही है, हो रही है रीजन है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ने इंडिया के टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को पूरी तरह से बदल दिया है। और ऐसे जो रोल्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हुआ है दोस्तों, इससे जॉब के अंदर में मिसमैच शुरू हो गया है, यानी लोगों के पास में जो स्किल्स हैं वो उस जॉब के लायक नहीं है। तो लोगों को अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, क्योंकि समय बदल रहा है, समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी स्किल्स में बदलाव लाना होगा, तभी जो ये जॉब मिसमैच है, जो ये गैप है, उसको भरा जा सकता है। तीसरी चीज यहां पर जो राइटर मेंशन करते हैं वो है डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, ये चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा है, 2018 से रेगुलर जॉब्स वो भी कम हो रही हैं, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है डिजिटल इलिटरेसी, यानी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसकी नॉलेज ना होना हमारे लोगों को, ये बड़ी समस्या है। ये कहते हैं कि 75% नौजवान लोग ऐसे हैं जो एक ईमेल नहीं कर सकते, ईमेल भेजना उन्हें नहीं आता। आधे से ज़्यादा लोगों की ईमेल आईडीज नहीं होती हैं, ईमेल क्या होता है ये नहीं पता होता, केवल फ़ोन चलाने के लिए ईमेल बना लेते हैं, उसके बाद पासवर्ड सब भूल जाते हैं। यह है प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, हमारे देश में 60% लोग ऐसे हैं जो कोई स्प्रेडशीट फंक्शंस नहीं कर सकते। ये इतने सारे यहाँ पर हमारे पास में मैकेनिज्म है, पावर पॉइंट्स है, ये उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे जो हमारे पास में पावर पॉइंट के अलावा आप देखोगे MS वर्ड वगैरह है, ये सब यहाँ पर नहीं चला सकते। ये बेसिक स्किल्स सीखनी होगी, हर हाल में सीखनी होगी। फिर ये कहते हैं कि 60% ऐसे लोग भी हैं जो बेसिक फाइल ऑपरेशंस नहीं कर सकते, कंप्यूटर्स की यहाँ पर ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये सब क्या दिखाता है, बेसिक डिजिटल स्किल्स तो होनी चाहिए, ये बेसिक डिजिटल स्किल्स भी नहीं होती, और आज के समय पर यूथ में भी नहीं है। और वो यूथ जो बेसिकली स्कूल में पढ़कर आया है, कंप्यूटर्स उसका एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको लैब में ले जाया करता था, फिर भी उसको यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है। दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब ये कहते हैं कि भैया देखो, दुनिया में बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। ट्रेंड्स किस हिसाब से चेंज हुए हैं, यहां पे उन्होंने एक रिपोर्ट के बारे में बोला है जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेंड। ग्लोबल ट्रेंड जो रिपोर्ट है यह है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट से इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। भविष्य में जॉब्स कैसी रहेंगी, ये कहते हैं 2030 तक 170 मिलियन जो नई नौकरियां हैं वो जनरेट तो होंगी, क्रिएट तो होंगी, लेकिन 170 जब नई नौकरियां बनेंगी, नई नौकरियां जनरेट होंगी, इसमें से 92 मिलियंस जो हैं ये नौकरियां डिस्प्लेस करी जाएंगी, उनको नौकरियों से हटाया जाएगा। तो केवल 78 मिलियन जॉब्स बढ़ने वाली हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली।
तो इससे सार क्या निकलता है? सार ये निकलता है केवल और केवल स्किलफुल पर्सन, जिसके पास में स्किल है वो गेम में एंटर कर जाएगा, लेकिन जिसके पास में स्किल नहीं है वो यहाँ पर समस्याओं को फेस करेगा। इसलिए बोला जाता है कि आज डिजिटल स्किल, कंप्यूटर्स स्किल होना ज़रूरी है। इंडिया रिस्क में है, बहुत पीछे हैं हम, क्योंकि हम री स्किलिंग नहीं कर रहे। भले ही अभी तक कुछ नहीं किया हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो सुधार करने की ज़रूरत है ना। राइटर कहते हैं लास्ट में, व्हाट मस्ट इंडिया डू। अब इंडिया को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? पहला, इंडिया को यहाँ पर सबसे पहली चीज़ इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस करना होगा। जो हमारे फॉर्मल कह सकते हैं कॉलेजेस हैं, कॉलेज में जब एक बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल से वो कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटीज़ में गया, तो यूनिवर्सिटी में टाइम मिल रहा है ना, वो टाइम वेस्ट कर रहा है कॉलेज जाकर, कुछ पढ़ाई तो हो नहीं रही है। कम से कम यहाँ पर उसको एक रियल जॉब एक्सपीरियंस दे दो, कुछ इंटर्नशिप वगैरह करवा दो बाहर से, कुछ ऐसी क्लासेस दिलवाओ जो बेसिकली उसको आगे लाइफ में हेल्प कर सकें। उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बच्चे के एजुकेशन ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स आज के समय पर लाइफ का एक इंपॉर्टेंट, एक अहम हिस्सा बन चुका है। दूसरा, यहां पर राइटर कहते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में प्लेसमेंट करने की जरूरत है। और याद रखिए, जो हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं आज के समय पर, इनका गोल क्या है? इनका गोल है डिग्री प्रोवाइड करवाओ बस, और लोगों को निकालो, उनसे फीस लो। लेकिन ये गोल नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, डिग्री मिलेगी एक इंसान को, लेकिन उसका प्लेसमेंट तो डिसाइड करो। प्लेसमेंट डिसाइड करने के लिए नए नए इनोवेशंस आप कॉलेज में कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के थ्रू इंटर्नशिप करवा सकते हैं। आप सिखा सकते हैं उन बच्चों को कि भाई आगे नौकरी में जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो आपको ऐसी कंपनी में जब नौकरी मिलेगी तो आपको ये स्किल आनी चाहिए, तो ये स्किल पे थोड़ा काम करो और इस स्किल पे काम करने में हम आपकी मदद करेंगे। तो इसको बोलते हैं रिफॉर्म्स, करिकुलम रिफॉर्म्स, जो कि इंडिया को करंट समय पर बहुत बड़े लेवल पर करने की जरूरत है। और याद रखना, आज इंडिया के पास में नौजवान लोगों की बड़ी आबादी है। तो आज अगर हम लोग अपने स्किल्स पे काम कर लें और जो ग्लोबल स्किल्स की डिमांड है, दुनिया में जो स्किल्स की डिमांड है उसकी तरफ अगर हम बढ़ जाएं तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जापान हो, साउथ कोरिया हो, यहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है, ये कंट्रीज परेशान हैं। तो राइटर कहते हैं कि भाई यूरोप हो गया, जापान हो गया, ये सब परेशान है पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से। इंडियंस को करंट समय पर रीस्किल करने की जरूरत है। ग्लोबल मार्केट्स को वो आप कह सकते हैं ग्रैब कर सकते हैं, दुनिया के मार्केट्स को, इंडियन मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को बुलाने की जरूरत है ताकि वो एजुकेशन में इसके बारे में समझा सकें, ऐसे लेक्चर्स लेने की जरूरत है, तभी जाके हम सिचुएशन इंप्रूव कर पाएंगे। तो यह है दोस्तों, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जो बदलता हुआ रुख है वो यहाँ पे राइटर ने समझाया है, जो मैंने आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया। ये इस जो भी बात आपको बताई है इस एडिटोरियल से, वो आपके नोट्स भी क्रिएट करे गए। ये देखोगे पीडीएफ में ये सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए, बहुत ही सिंपल भाषा में, काम खत्म। अगले एडिटोरियल पर आते हैं। अगला जो एडिटोरियल है ये बेसिकली एडिटोरियल नहीं है, पेज नंबर 10 पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला आर्टिकल है, जहां पे बात हो रही है हु आर क्वालिफाइड एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो रहा है। मामला क्या है, आइए मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। मामला यह है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का, इस एक्ट के सेक्शन 19 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सेक्शन 19 कहता है अ पर्सन मस्ट बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कि भाई यहाँ पर एक व्यक्ति है, जैसे आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे होंगे वो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से इलेक्शन के जो आपकी जो लिस्ट तैयार होती है उसमें आपका नाम लिखा जाता है। तब जब वोटिंग का समय आएगा तो आप वो लिस्ट लेकर जाओगे, वो दिखाओगे और जाकर पोल बूथ में जाकर वोट दोगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग देखने को मिलती है। तो एक जगह पे जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रह रहे हैं, वहां के ऑर्डिनरी सिटीजन है या नहीं ये देखा जाता है। क्योंकि जब तक आप ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तब तक आप वहां पे इलेक्शन में वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 19 कहता है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना जरूरी है अगर आपको इलेक्शन में वोट देना है तो। बाकी इसका सेक्शन 20 ने ऑर्डिनरी सिटीजन्स की डेफिनेशन समझाई है कि सर ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते कौन है। बस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताओ ऑर्डिनरी सिटीजन्स कौन होते हैं या ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स कौन होते हैं। सिटीजन नहीं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स की बात हो रही है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स वो पर्सन है जो बेसिकली आपने एरिया में रह रहा है, जैसे आप हो अपने एरिया में रह रहे हैं और लंबे समय से रह रहे हैं, आपका वहां पे घर है, ठीक है, आप रह रहे हैं, कभी कभी बाहर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन एक व्यक्ति है जिस एरिया से बिलोंग करता है, उसका वहां पे घर है, लेकिन उस वहां पे वो रहता ही नहीं है, वहां पे वो बिल्कुल भी नहीं रहता, उसका इंटेंशन नहीं है रहने का, तो वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कहलाएगा।
थोड़े समय के लिए एब्सेंट होना, बाहर घूमने जाना, दैट्स नॉर्मल, समझ रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऑर्डिनरी सिटीजन तभी कहलाएगा जिस एरिया में रह रहा है वहीं पर वो रुकता है, उसका घर है ना, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वहां का ट्रैवलिंग वगैरह कभी कभी करता है, वो सब चलता है। तो ऐसे ऑर्डिनरी सिटीजन में दोस्तों एक स्पेशल कैटेगरी कंसीडर की जाती है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हो गए जिनको इधर उधर बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अलग है ना। फिर उसके अलावा जो मेंबर ऑफ स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स हो गए, इनको कई बार पोस्ट कर दिया जाता है बाहर, इनके राज्यों से अलग पोस्ट कर दिया जाता है। तो स्पेशल कैटेगरीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इनको हम ऑर्डिनरी सिटीजन में कंसीडर करते ही करते हैं, नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो इंडिया से बाहर पोस्ट रहते हैं वो भी ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह कंसीडर किए जाते हैं। जो लोग यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की पोस्टिंग मिली है वो सब ऑर्डिनरी सिटीजन है। अब ये सारे लोग हैं, इनके पूरा परिवार है, वाइफ है, बच्चे हैं, ये सब लोग हैं, ये सबको ये बेनिफिट्स मिलता है ऑर्डिनरी सिटीजन्स का, याद रखिए। तो स्पेशल कैटेगरी भी है इसमें जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स कहलाती है। फिर बात आती है एनआरआईज की, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो बाहर विदेश में रह रहे हैं। तो दोस्तों सेक्शन 20A जो है ना, सेक्शन 20A ये 2010 में ऐड किया गया इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, और इसमें बोला गया कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है एनआरआई, उनको भी अलाउ किया गया है कि वो भी आ सकते हैं भारत में, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ वोटर। वो वोट कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, जिस जगह में वो रहते हैं, है ना, उनका एड्रेस उनका पासपोर्ट में लिखा होगा, उस जगह में आए, वहां पे अपना नाम रजिस्टर करवाएं, वहां से वो वोट दे सकते हैं। भले ही लंबे समय तक बाहर क्यों ना रह रहे हो, लेकिन वोटिंग दे सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्डिनरी सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट हो गया, एनआरआईज का हो गया, दोनों को अलाउ किया गया वोटिंग देने के लिए। लेकिन ऑर्डिनरी सिटीजन का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एक पर्सन जो हैबिचुअली एक जगह पे रह रहा है, इंटेंशन है उसका वहां पर रहने का, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी सिटीजन उस जगह का कहलाएगा। अगला न्यूज आर्टिकल बात करता है व्हाई इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट्स इट्स ओपन इकोसिस्टम। आखिरकार भारत को क्यों अपने ओपन सिस्टम को, इकोसिस्टम को पहचान देने की जरूरत है, उसकी सुरक्षा करने की जरूरत है। आइए मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूं। इस पूरे एडिटोरियल के आपके नोट्स बनवा दिए गए हैं, नीचे आप लोग यहां पर ये नोट्स देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन है व्हाई मस्ट इंडिया रिकॉग्नाइज इट्स ओपन इकोसिस्टम। आइए बात करते हैं। देखो, लैंडस्केप को कई बार मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा एरिया है जो डेजर्ट है, भारत में थार डेजर्ट है, राजस्थान में रेगिस्तान है, कुछ ग्रासलैंड्स होती हैं जहां पर केवल घासे घास हैं, कुछ सवाना स्क्रबलैंड्स वगैरह देखने को मिलती हैं। तो हम कई बार क्या बोलते हैं, अगर ये डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो ये वेस्टलैंड है, बर्बाद वाली जमीन है। क्या ऐसा होता है? नहीं, डेजर्ट्स का अपना इंपॉर्टेंस होता है, ये भी हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरत है। तो जो डेजर्ट है, खुले फील्ड हैं, ये जो ओपन एरियाज हैं, इनको वेस्टलैंड डिक्लेयर कर देना ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये कॉलोनियल लेगेसी है। अंग्रेज क्या करते थे कि भाई एक रेगिस्तान है या एक खुला मैदान है, उसको आप वेस्टलैंड डिक्लेयर कर दो कि वो वेस्टलैंड है, ताकि वो टारगेट कर सके उस एरिया को, वहां पे इंडस्ट्री वगैरह लगा सकें। जबकि हमें वो उसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, वो एनवायरमेंट का हिस्सा है, उसको सुरक्षा देने की जरूरत है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार क्यों ऐसी जमीनों को वेस्टलैंड्स क्लासिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो वेस्टलैंड्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है आज हमारे एनवायरमेंट के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप राजस्थान में बात करोगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केवल वहीं मिलती है, कुछ कुछ जगहों में और कहीं नहीं मिलती। इंडियन वोल्फ, कैराकल, ये वो स्पीशीज है दोस्तों जिनको ऐसे एरिया में रहना पसंद है जिसको वेस्टलैंड कहा जा रहा है। डेजर्ट है, खुले एरियाज हैं, खुले मैदान है, स्क्रबलैंड्स हैं, वहां पे रहना पसंद है ऐसे जानवरों को, समझ रहे हैं। जैसे जंगल होते हैं वैसे ही वेस्टलैंड्स भी हैं जिसको वेस्टलैंड कह दे रहे हैं आप, ग्रासलैंड्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं। भाई जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान के अंदर मिट्टी के अंदर कार्बन बहुत सारा स्टोर होता है। तो हम जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, वो कार्बन स्टोर वहां पे हो रहा है, जमा हो रहा है, वहां पे प्रदूषण को कंट्रोल कर रहा है। ग्रासलैंड्स हो गए, वो भी यहां पर कार्बन को स्टोर कर रहे हैं। तो भाई क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बड़ा रोल होता है इन सभी ओपन एरियाज का, ओपन इकोसिस्टम का, जिसको हम केवल आज बर्बाद मानते हैं कि भाई ये कचरा है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर बस खाली एक फैक्ट्री खड़ी कर लो, यहाँ पर डेवलपमेंट कर दो। ऐसा नहीं है, वो एनवायरमेंट के लिए जरूरी है, समझ रहे हैं। तो चाहे वो डेजर्ट्स हो, ड्राईलैंड्स हो, ये सूखी जमीन की वजह से ही आज इनोवेशन हो पाए हैं। इतिहास देखोगे, बड़े बड़े सभ्यताएं आई, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो इजिप्ट में फैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस दौरान बहुत सारे ड्राई लैंड्स थे, सूखे एरियाज थे। उन सूखे एरिया की वजह से लोगों ने नए नए इनोवेशन करे, सिंचाई करने के तरीका पता चला, नई नई टेक्नोलॉजीज हमें मिली। लेकिन क्या केवल यहीं तक सीमित है? नहीं। पेस्टोरल कम्युनिटीज कौन सी होती है? जो चारवाहे होते हैं, अपनी गाय भैंसों को, भेड़ को चरवाते हैं। तो ऐसे मिलियंस ऑफ पेस्टोरलिस्ट ऐसे हैं दोस्तों जो इसी ओपन इकोसिस्टम पे डिपेंड करते हैं,
जो अपने इन खुले मैदान में लेकर जाते हैं गाय को, भैंस को, उनको चरवाते हैं, जिससे दूध का प्रोडक्शन होता है, डेयरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन होता है। उनके लाइवलीहुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनका जीवन उसी पे चल रहा है, उनकी कल्चरल प्रैक्टिस है। तो काफ़ी सारी कम्युनिटीज़, चाहे वो धंगर हो, राबरी हो, कुरुबा ट्राइब्स हो, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ पूरी तरह से इन ग्रासलैंड्स पे विश्वास करती हैं, समझ रहे हैं, अपने गाय भैंसों को चराने के लिए। तो ये इसको वेस्टलैंड कहना सही नहीं होगा, याद रखिएगा। ये लेगेसी टर्म है, अंग्रेज़ों ने दिया कि हाँ ये सूखे जितने भी खुले एरियाज़ हैं, सूखा एरिया है, रेगिस्तान है, वेस्टलैंड है। नहीं, अगर इस वेस्टलैंड को परेशान किया गया तो ये इससे और डिस्ट्रक्शन बच सकता है हमारे एनवायरनमेंट में। तो उसके बदले हमें क्या करना चाहिए, हमें इस एरिया को रीस्टोर करना चाहिए। भाई डेजर्ट है तो उसको अपनी तरीके से इस्तेमाल करो। वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, पानी को जमा करने के लिए। रोटेशन वाइज वहाँ पर हम लोग कुछ ग्रो कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, समझ रहे हैं। वहाँ के लोगों को एक इंडिजीनियस नॉलेज है, उनकी अपनी खुद की यहाँ पर जानकारी है, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओपन इकोसिस्टम को जो वेस्टलैंड बोला जा रहा है, प्लीज़ ये टर्म हटा दीजिए, क्योंकि ये ओपन इकोसिस्टम आज हमारे एनवायरनमेंट को बचा रहा है, बहुत सारा कार्बन स्टोर करके रखता है। आज हमारे पेस्टोरल कम्युनिटीज़ जितने भी हैं, चारवाहों की कम्युनिटी है, उनको सपोर्ट करता है। तो हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ये राइटर का कहना है। और रिफॉर्म में ये जो वर्ड है वेस्टलैंड, इसे फटाफट हटाओ, और वेस्टलैंड हटाने के बाद में कोई अच्छा टर्म यूज़ करो। कई बार हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं, उस डे का नाम है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी जो डेजर्ट्स हैं, जो रेगिस्तान है, उससे लड़ने के लिए कि भाई डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा ना बढ़े, जो सूखा हो रहा है, ड्राईलैंड से वो ज़्यादा ना बढ़े, उसके अगेंस्ट में ये दिन मनाया जाता है। राइटर कहते हैं हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर होना, ये जो डे है ना, इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन इस्तेमाल करना चाहिए, कि जो लैंड की बर्बादी होती है, एग्जैक्ट रियल बर्बादी, लैंड डिग्रेड हो रहा है, उससे लड़ने की ज़रूरत है। डेजर्टिफिकेशन से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेजर्ट्स अपने आप में ज़रूरी भी हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो ये जो निगेटिव टर्म है ना, डेजर्ट्स को लेकर या सूखी ज़मीन को लेकर, खुले एरियाज़ को लेकर, खुले मैदान को लेकर, ये नेगेटिव टर्म्स को रिमूव करने की ज़रूरत है। ये बात हमारे इस एडिटोरियल के अंदर या टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर में मेंशन की गई है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ये वाला आर्टिकल भी हम लोगों ने कर लिया है समाप्त। तो आज का न्यूज़पेपर कंप्लीटली A to Z कवर हो चुका है, आपके नोट्स भी इकट्ठे हो चुके हैं, और मैंने आपको बताया पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर देना, आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।